भ्रष्टाचार के खिलाफ साल 2012 में समाज सेवी अन्ना हजारे ने आंदोलन किया और उनके आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में उतरकर अन्ना हजारे के आंदोलन की मांगों को पूरा करने का झूठा संकल्प लिया। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई और जनता को धोखा देते हुए अन्ना हजारे की मांगों पर कभी गौर नहीं किया। उल्टे दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी सरकारें भ्रष्टाचार में डूब गईं। लेकिन जो केजरीवाल न कर सके वो महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार ने कर दिखाया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लेते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा वार करते हुए लोकायुक्त पर बिल लाने को मंजूरी दे दी। फडणवीस ने कहा, हम लोकपाल की तर्ज पर महाराष्ट्र में लोकायुक्त शुरू करने की अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इसी सत्र में इस संबंध में बिल लाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सीएम और कैबिनेट को भी लोकायुक्त के दायरे में लाया जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम को इस कानून का हिस्सा बनाया जाएगा और लोकायुक्त में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों सहित 5 लोगों की एक टीम होगी। महाराष्ट्र सरकार इस विधानसभा सत्र में लोकायुक्त बिल लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में हमने अहम फैसले लिए हैं। हमने लोकपाल की तर्ज पर महाराष्ट्र में लोकायुक्त शुरू करने की अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। वहीं इस मामले पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, हम पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार चलाएंगे। हम महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। इसलिए हमने राज्य में लोकायुक्त कानून लाने का फैसला किया है। सरकार इसी सत्र में बिल को लाएगी। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए अन्ना हजारे लगातार लोकायुक्त की मांग कर रहे थे। वे चाहते थे कि लोकायुक्त इतना ताकतवर हो कि उसके जरिए मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। अब महाराष्ट्र सरकार जो प्रस्ताव लेकर आने वाली है उसमें इस बड़े पहलू को शामिल कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि सीएम और कैबिनेट को लोकायुक्त के दायरे में लाया जाएगा। बहरहाल केजरीवाल ने जिस अहम चीज के झूठे सपने दिखाए और जनता को धोखा दिया, वो सपना अब महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार हकीकत में बदलने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। करीब 12,000 वोटों के अंतर से बीजेपी हिमाचल में चुनाव हार गई और कांग्रेस को सत्ता मिल गई। लेकिन इतना हो जाने से कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं होती दिख रही, क्योंकि प्रतिभा सिंह की दावेदारी को किनारे लगाकर जिस सुखविंदर सिंह सुक्खू को सत्ता सौंपी गई है, उनकी एकमात्र उपलब्धि यही है, उन्होंने प्रियंका वाड्रा को शिमला के करीब समर रिट्रीट बनाने में मदद की थी और इसी वजह से हिमाचल की गद्दी सुक्खू के हाथ लग गई और प्रतिभा सिंह हाथ मलती रह गईं। लेकिन इतने से हिमाचल की कहानी खत्म नहीं हुई। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने पहले ही पाला बदलने के लिए भाजपा को प्रस्ताव दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी ऐसा नहीं करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने यह महसूस किया वर्तमान समय में गंदा टॉपलिंग अभ्यास केवल उनकी शानदार गुजरात जीत के प्रभाव को कम करेगा, इसलिए इस पूरे मामले को फिलहाल टाल दिया गया है। इसके पहले हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रतिभा सिंह से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई थीं। तब भी इसी बात को लेकर हंगामा मचा था। तब प्रतिभा सिंह ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया था। हिमाचल में मिली कांग्रेस की जीत का श्रेय भी अब प्रियंका वाड्रा को दिया जाने लगा है। हालांकि सचिन पायलट ने हिमाचल में जोरदार प्रचार अभियान चलाया था। भले ही प्रियंका गांधी ने राज्य में सीमित रैलियां की, लेकिन वह निश्चित रूप से राज्य में कांग्रेस सरकार को सुचारू रूप से स्थापित करने के लिए जिम्मेदार हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा धीरे धीरे अपनी टीम बना रही हैं, जिसके सदस्यों में भूपेश बघेल शामिल हैं, जो पार्टी के हिमाचल प्रदेश में सोशल मीडिया अभियान के प्रभारी थे। प्रियंका की टीम में राजीव शुक्ला, भूपेंद्र हुड्डा और सचिन पायलट भी शामिल हैं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रचार किया, जबकि उनके प्रतिद्वंदी अशोक गहलोत ने गुजरात चुनाव पर ध्यान केंद्रित किया। संयोग से सुखविंदर सिंह सुक्खू को 2 अन्य दावेदारों के मुकाबले मुख्यमंत्री चुने जाने का एक संभावित कारण भी यही है कि उनका वाड्रा परिवार के साथ पुराना संबंध है। दरअसल सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के पास मशोबरा में प्रियंका गांधी के समर रिट्रीट के निर्माण के लिए आवश्यक औपचारिकताओं में उनकी सहायता की थी। हिमाचल में कांग्रेस को 40 सीटों पर जीत हासिल हुई है, वहीं बीजेपी को 25 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि 3 सीटें निर्दलियों के खाते में गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के खिलाफ भड़की असंतोष की आग पूरे प्रदेश इकाई को झुलसाने लगी है। झगड़ा इतना बढ़ा कि प्रदेश के 13 अधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
वजह ये कि पार्टी के बाहर से आए नेताओं को तवज्जो दी जा रही है और पुराने निष्ठावान नेताओं की अनदेखी की जा रही है। इन 13 सदस्यों में कांग्रेस विधायक डी अनुसुईया सीतक्का और पूर्व विधायक वी नरेंद्र रेड्डी भी शामिल हैं। अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दामोदर राजनर सिंह ने तेलुगु देशम पार्टी के कुछ पूर्व नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के संबंध में कहा था कि अगर दूसरे दलों से कांग्रेस में आने वालों को पार्टी में तवज्जो दी जाएगी तो इससे मूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच क्या संदेश जाएगा। आंध्र प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दामोदर राजनर सिंह ने जब ये टिप्पणी की तब कांग्रेस विधायक दल के नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क, लोकसभा सदस्य एन उत्तम कुमार रेड्डी, पूर्व सांसद मधु यशकी गौड़ और पार्टी विधायक टी जयप्रकाश रेड्डी भी उनके साथ थे। ये नेता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद रेवंत रेड्डी से नाराज हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने अंतर्कलह को लेकर पत्रकारों के सवालों का प्रत्यक्ष रूप से जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान इन सभी मुद्दों पर गौर करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार गांव से लेकर राज्य स्तर तक के नेता 26 जनवरी को तेलंगाना में पदयात्रा निकालकर राज्य और केंद्र सरकार की खामियों को उजागर करेंगे। रेड्डी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार ने कांग्रेस वॉर रूम से महत्वपूर्ण जानकारी चुरा ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता पार्टी को राज्य में सत्ता में लाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। इससे पहले पूर्व विधायक ई अनिल ने वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर काम करने और राज्य में पार्टी को फिर से सत्ता में लाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पार्टी में सभी लोग वरिष्ठों का सम्मान करते हैं। पूर्व विधायक ई अनिल ने पार्टी के कुछ नेताओं को प्रवासी बताए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं से तेलंगाना में बीआरएस के नेतृत्व वाली और केंद्र में बीजेपी की सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का आग्रह किया। हाल ही में मुनगुड़े विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी की प्रदेश इकाई में आंतरिक कलह देखने को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी सरकार हलाल मीट पर रोक लगाने की तैयारी में है और इसके लिए सरकार इस बार सदन में एक विधेयक पेश करने वाली है। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में ठन गई है। बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार ने एफएसएसएआई के अलावा किसी अन्य निकाय द्वारा खाद्य प्रमाणन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाले विधेयक को लाने की पहल की है। इसके पहले हलाल के मुद्दे पर इस साल मार्च में उस समय बड़ा बवाल खड़ा कर दिया गया जब हिंदुत्ववादी संगठनों ने उगादी उत्सव के दौरान हलाल मांस का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। भाजपा का एक गुट विधेयक पारित कर इसे कानूनी मान्यता देना चाहता है। बीजेपी नेता रवि कुमार ने इसे एक निजी बिल के रूप में पेश करने की योजना बनाई है। इस संबंध में उन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को भी एक पत्र लिखा था। हालांकि वह अब इसे सदन के अंदर सरकारी विधेयक के रूप में प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। इस मुद्दे पर रवि कुमार सीएम बसवराज बोम्मई से मुलाकात करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अनधिकृत संस्थान खाद्य उत्पादकों को प्रमाणित करने में शामिल हैं और इसलिए अवैध रूप से बाजार को नियंत्रित कर रहे हैं। इस पर अंकुश लगाने के इरादे से बिल निश्चित रूप से इस प्रक्रिया में मदद करेगा। इस पहल से विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग अभी से शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पिछले सत्र के दौरान धर्मांतरण विरोधी विधेयक को लेकर भाजपा के साथ तीखी बहस की थी। शीतकालीन सत्र में भी हलाल मांस को लेकर सदन में माहौल गर्म बना रहेगा। सदन में विपक्ष के नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा कि हम विधानसभा अध्यक्ष से हलाल मांस पर निजी विधेयक को मंजूरी न देने का आग्रह करेंगे। विधानसभा में कांग्रेस बिल का विरोध करने को तैयार है। कांग्रेस नेता यूटी खादर ने कहा, हम बीजेपी की रणनीति को समझते हैं। वह अपनी विफलता, भ्रष्टाचार और मतदाता डेटा चोरी जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना चाहती है। हलाल विरोधी बिल का उद्देश्य विधानसभा चुनावों से पहले सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करना है और अगर हलाल मीट के खिलाफ ये बिल सदन में पास हो जाता है और कानून लागू हो जाता है तो कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन जाएगा जहां हलाल मीट पर प्रतिबंध लागू होगा। हालांकि इस बिल को लेकर हंगामा होने के आसार हैं क्योंकि कांग्रेस ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर विधानसभा में विनायक दामोदर सावरकर के चित्र के अनावरण को लेकर कांग्रेस ने बसवराज बोम्मई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चित्र का अनावरण कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मेघालय में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। ईस्ट शिलोंग से कांग्रेस विधायक एम्परिन लिंगदोह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ट्विटर पर इस्तीफे की एक फोटो शेयर की। लिंगदोह ने लिखा
कि पार्टी ने मुझे बहुत समर्थन दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। हालांकि पार्टी के अंदर हाल ही में हुए घटनाक्रमों ने मुझे यकीन दिलाया कि इसने अपनी दिशा खो दी है। पार्टी और नेतृत्व को इस पर विचार करने की जरूरत है। आत्मनिरीक्षण के सच्चे और ईमानदार प्रयास विफल रहे हैं। उन्होंने इस्तीफे का पत्र ट्वीट किया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को ट्रैग किया गया। इस्तीफे में लिंगदोह ने लिखा कि मेरा ज्यादातर जीवन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कट्टर समर्थक और पैदल सैनिक के रूप में बीता है। पार्टी ने मुझे मंत्री और मेरे निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी शिलांग के एक प्रतिनिधि के रूप में मेघालय के लोगों की सेवा करने का अवसर दिया। मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सचिव भी नियुक्त किया गया। अब तक पार्टी की ओर से मिले समर्थन के लिए मैं आभारी हूं। लिंगदोह ने पत्र में आगे लिखा, हालांकि पार्टी के अंदर हाल ही के घटनाक्रमों ने मुझे यकीन दिलाया कि इसने अपनी दिशा खो दी है। पार्टी और नेतृत्व को इस पर विचार करने की सख्त जरूरत है। मुझे लगता है कि आत्मनिरीक्षण के सच्चे और ईमानदार प्रयास विफल रहे हैं। लिंगदोह ने आखिर में लिखा कि मेघालय के लोगों से पार्टी का संपर्क टूट गया है और मुझे अब यकीन नहीं होता कि ये मेरे लिए उनकी सेवा करने का सबसे अच्छा मंच है। इसलिए गहरे अफसोस के साथ मैं कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से अपने औपचारिक इस्तीफे के लिए लिख रही हूं। एम्पेरिन लिंगदोह का कांग्रेस से इस्तीफा ऐसे समय में सामने आया जब मेघालय में अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि लिंगदोह कांग्रेस के एक और विधायक के साथ बीजेपी की सहयोगी पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। पिछले महीने मेघालय में एनसीपी के 2 और विपक्षी दल टीएमसी के विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे। मेघालय के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम में भी 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी इन राज्यों में अभी से चुनावी बिगुल फूंक चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के दौरे को इस रूप में भी देखा गया। कांग्रेस के आला नेताओं की ओर से एम्पेरिन लिंगदोह के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया आना बाकी है। भारत चीन सीमा पर हालात काफी तनावपूर्ण हैं। तवांग में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद खराब दौर में जा पहुंचे हैं। दोनों देशों के खराब रिश्तों के बीच देश में सियासत तीखी बयानबाजी तक जा पहुंची है। हाल ही में खुद को समझदार और अनुभवी होने का दावा करने वाले राहुल गांधी ने ऐसा बयान दे डाला कि जिसको लेकर सियासी हंगामा जारी है। राहुल गांधी ने कहा कि सीमा पर सेना की पिटाई हो रही है और इस पिटाई शब्द से भड़के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में जमकर कांग्रेस की खिंचाई की। एस जयशंकर ने कहा कि सेना के लिए पिटाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। वे इस प्रकार की भाषा के हकदार नहीं हैं। वे कहते हैं, मैंने सुना है कि कुछ लोग मेरी समझदारी पर सवाल उठा रहे हैं। जब पता चलता है कि ये सुझाव कहां से आता है, मैं सिर्फ सम्मान में झुक सकता हूं, लेकिन जवानों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निशाने पर नहीं लेना चाहिए। हमारे जवान तो 13,000 फीट की ऊंचाई पर सीमा की रक्षा कर रहे हैं। उनके लिए पिटाई जैसे शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एस जयशंकर ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की। राहुल ने सरकार पर इस मुद्दे पर उदासीन होने का आरोप लगा दिया। जयशंकर ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि अगर हम चीन के प्रति उदासीन होते तो सीमा पर सेना क्यों भेजते? अगर हम उदासीन होते तो डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट की बात क्यों करते? हम क्यों कहते कि हमारे चीन के साथ रिश्ते सामान्य नहीं हैं? एस जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक विरोध किया जा सकता है, विचार भी अलग रह सकते हैं, लेकिन सेना का अपमान नहीं करना चाहिए। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा विवाद पर विस्तार से बात की थी। उन्होंने साफ कहा था कि भारत सरकार सो रही है और चीन लगातार आक्रामक नीति अपना रहा है। उन्होंने बोला कि चीन के मामले पर सरकार लगातार इग्नोर कर रही है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है और चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन ने हमारे 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया और हमारे जवानों को पीट रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय सिर्फ राहुल गांधी के बयान को लेकर ही चर्चा नहीं हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी तल्ख टिप्पणी देखने को मिली। वे सेना को मजबूत बता रहे हैं, लेकिन भारत सरकार को कमजोर। उन्होंने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सेना तो बहादुर है, लेकिन सरकार कमजोर है। मैं संसद में बहस की मांग करता हूं। तमाम एकजुट विपक्ष इसकी मांग करता रहा है। क्या इस सरकार ने गलवान झड़प के दौरान देश से झूठ नहीं बोला है? सरकार संसद में बहस से क्यों भाग रही है? सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए और तथ्यों को देश के सामने प्रकट करना चाहिए।
बीजेपी का साथ छोड़ समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन और विधानसभा चुनावों के बाद अखिलेश यादव के साथ चली लंबी तनातनी के बाद ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से बीजेपी के साथ दिखने लगे हैं। ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी में शामिल होने की खबरें तो सुर्खियों में थी ही। इस बीच बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया और इसी बहाने ओम प्रकाश राजभर की लॉटरी लग गई। अखिलेश यादव के कट्टर आलोचक ओम प्रकाश राजभर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के आवास पर पहुंचे। मुलाकात के बाद ब्रिजेश पाठक ने ओम प्रकाश राजभर को अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन का सह अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इससे पहले बीजेपी से गठबंधन को लेकर जवाब देते हुए कहा था कि राजनीति में कोई कसम किसी ने नहीं खाई है। क्या बीजेपी और पीडीपी में गठबंधन एक होने की संभावना कभी थी? राजनीति में नेता को लेकर बार बार कहता हूं कि नेता दो मुहा सांप होते हैं, कब क्या बोल देंगे कुछ पता नहीं। हालांकि उपचुनाव से पहले भी उन्होंने ऐसा ही एक बयान देकर बीजेपी के साथ गठबंधन के संकेत दिए थे, जबकि 2 बार उनकी डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के साथ तस्वीरें भी सामने आई थीं। ओपी राजभर ने अपने एक बयान में कहा था कि राजनीति में कोई कसम किसी ने नहीं खाई है। क्या यूपी में बीजेपी और सपा का गठबंधन एक होने की संभावना कभी थी? बीजेपी और पीडीपी एक हो सकते हैं, लेकिन दोनों ने मिलकर कश्मीर में सरकार चलाई थी। ओम प्रकाश राजभर बीते लंबे वक्त से सपा और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साध रहे हैं। कई मौकों पर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की थी, जिसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें शुरू हो गई थी। इसके अलावा उनकी डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से नजदीकियां किसी से छिपी नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।